जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम सर। जैसा कि आज तक हम सब लोग सुनते आए हैं, आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति अपने आप में एक बड़े सामाजिक परिवर्तन का संघर्ष है। सामाजिक न्याय का प्रतीक आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति बन चुकी है। और हम सब लोग आपके नाम से, आपके संघर्ष से परिचित हैं। मैं आज देख रहा हूं कि आपकी टेबल के ऊपर बहुत सारे किताबें रखी हुई हैं जिसमें अध्ययन आप कर रहे हैं। विशेषतः क्रांति और प्रतिक्रांति, बाबा साहब का वॉल्यूम नंबर 7 आपकी टेबल पे रखा है सर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस बुक में बाबा साहब का संदेश जो प्रदत्त होता है या निकल कर आता है, वो समाज में आप किस तरह से आप देना चाहेंगे? जय भीम, सत श्री अकाल, दुआ सलाम सारे साथियों को, देश के सारे हमारे संगठन के साथियों को। साथी, आपने जो सवाल किया है इसके ऊपर मैं कहना ये चाहूँगा कि बाबा साहब ने 21 वॉल्यूम में अपनी विचारधारा को, अपने संघर्ष को और अपनी विद्वता को इस देश के नागरिकों की भलाई के लिए, इस देश के उत्थान के लिए और इस देश के हक वंचितों को मुक्त करने के लिए उन्होंने लिखा है। और उन्होंने समतावादी समाज की संरचना के लिए अपनी कलम चलाई है, भारत का संविधान लिखा है और जो साहित्य उन्होंने लिखा है उसमें पूर्ण रूप से विषमताओं, गैर बराबरी को मिटा करके समतावादी, मानवतावादी, बंधुता पे आधारित समाज के निर्माण, देश के निर्माण की उन्होंने परिकल्पना की है। ये जो वॉल्यूम नंबर 7 बाबा साहब के संपूर्ण वाग्मय का है और ये वॉल्यूम नंबर 7 क्रांति तथा प्रतिक्रांति, इसमें मैं ये बताना चाहूँगा बाबा साहब ने जो इसमें मूल रूप से अपनी विचारधारा और अपने अध्ययन के आधार पे जो भारत के संस्कृतियों का अध्ययन करने के बाद आर्य संस्कृति और अनार्य संस्कृति का अध्ययन करने के बाद उन्होंने ये बहुत ही उसका निचोड़ अपनी इस पुस्तक में दिया है। मतलब कहने का ये है कि भारत में दो सभ्यताएं एक साथ रहती हैं, दो संस्कृतियां, दो नस्लें मुख्य रूप से भारत में वास करती हैं। उसमें एक विजेता एक नस्ल है जो यहाँ की मूल निवासी नस्ल के लोग हैं, जिनकी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसके निर्माता, जिसके निर्माणकर्ता, जिसके सृजनकर्ता इस देश के मूल निवासी द्रविड़ आदिवासी, दलित आदिवासी हैं। दूसरी तरफ इस सभ्यता के ऊपर हमला करने वाले आर्य संस्कृति के लोग हैं, जो पूर्ण रूप से एक हमलावर कौम थी और जिसने अनार्य सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को के ऊपर हमला किया और उनकी धन, धरती और उनके पशुओं को छीनकर उन्हें अधिकार विहीन बनाया गया। और ये हमला ही एक किस्म से इसे क्रांति कहा जाएगा। ये आर्यों द्वारा की गई एक संपूर्ण क्रांति अनार्य संस्कृति को मिटाने की कोशिश रही। और इसकी प्रतिक्रांति समय समय पर अनार्यों द्वारा की गई है, परंतु इन आर्य संस्कृति के लोगों ने, ब्राह्मण संस्कृति के लोगों ने अपने छल, अपने बल, साम दाम दंड भेद की नीति से इस मुल्क के सीधे साधे शस्त्रों में, युद्धों में विश्वास न रखने वाले, शांति से जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के ऊपर शस्त्र बल से जोरदार हमला करके उन्हें गुलाम बनाया। और ये गुलामी का दौर आज तक चल रहा है। आज भी अनार्यों की संस्कृति को जहाँ भी खोदा जाता है, अब तक लगभग 1700 नगरों की खुदाई पाकिस्तान और भारत में हो चुकी है, जहाँ पे ये अनार्य संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति के प्रमाण मिले हैं।
और उसमें जो डीएनए, जो उसमें जो चीज़ें मिली हैं, जिसमें जो उसमें जो अस्थियां मिली हैं, उन अस्थियों के डीएनए से भी ये प्रमाणित होता है कि उसमें आर्य का डीएनए नहीं है और वो पूर्ण रूप से मूल निवासियों की संस्कृति है। और ये जो संस्कृति आर्यों द्वारा थोपी गई मूल निवासियों की बहुसंख्यक जनता के ऊपर, यही एक क्रांति का स्वरूप है और इसकी प्रतिक्रांति इस देश के मूल निवासी बराबर करते रहे हैं, परंतु ये प्रतिक्रांति अभी तक सफल नहीं हुई है। और इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इस देश के समस्त जातियों में विभाजित शूद्र, अति क्षुद्र वर्गों के लोग, अनुसूचित जातियों के लोग, जनजातियों, आदिवासी लोग, पिछड़े वर्ग के लोग जब तक इस बात को नहीं समझ लेंगे कि वही इस देश के मूल निवासी है, यहाँ क्या धन धरती, यहाँ का तमाम चीजें आज भी, पूर्व में भी वो निर्माण करने वाले थे, आज भी वही निर्माण कर रहे हैं, आज भी वही इस देश के सर्जन करता है, निर्माण करता है, और वही इस देश के मालिक हैं। और इनके ऊपर ये जातियों की, वर्गों की, नस्ल की जो संस्कृति थोपी गई है, अधिकार विहीन किया गया है, धर्म का मुलम्मा चढ़ाया गया है, जब तक ये इसको उतार करके नहीं फेंकेंगे और अपनी मूल संस्कृति में नहीं जाएंगे, तब तक ये अनार्यों की, मूल निवासियों की, शूद्र अति शूद्रों की प्रतिक्रांति सफल नहीं होगी, ना ही राजनीतिक रूप से और ना ही धार्मिक रूप से और ना ही राजनीतिक रूप से। ये मूल है बाबा साहब की इस खंड का, उनके संपूर्ण वाङ्मय के खंड नंबर 7 का, जिस क्रांति तथा प्रतिक्रांति शीर्षक से जो ये पुस्तक बाबा साहब द्वारा लिखी गई है। इसमें और भी कई विस्तार से चीज़ें लिखी गई हैं जिनका ब्यौरा इतने कम समय में नहीं दिया जा सकता है। मैं यहाँ ये आह्वान करना चाहूँगा, अगर आप मुझे 1 मिनट और बोलने का मौका दें और अपनी बात को रखने का मौका दें, अगर आपकी इजाज़त हो। सर प्लीज़, आप करिए। मैं कहना ये चाहूँगा कि बाबा साहब द्वारा लिखा हुआ साहित्य तभी आपके समझ में आ सकता है और तभी आप उसे ग्रहण कर सकते हैं, तभी गूढ़ता से उसे आप समझ सकते हैं, तभी उसकी वास्तविकता को समझ सकते हैं, जब आप वैदिक संस्कृति, वैदिक ग्रंथों, ऋग, चारों वेदों और पुराणों और संहिताओं और मैं, देखिए, मैं आजकल आपको बता दूं कि मैं बाकायदा ऋग्वेद का अध्ययन स्वयं कर रहा हूं और मैंने तमाम ग्रंथों का अध्ययन, मैं ऋग्वेद का खुद अध्ययन कर रहा हूं। और ऋग्वेद में सिर्फ यही आह्वान किया गया है कि हमारे दुश्मनों को इंद्र आप मार भगाओ, उनका धन, उनकी सुंदर स्त्रियां, उनके जेवर, उनकी गाय छीनकर हमें दो, शत्रुओं से हमें बचाओ, यज्ञबाधकों को मार डालो। यही प्रार्थनाएं इस पूरे ऋग्वेद के अंदर है। जब तक हम हिंदुओं के ग्रंथों को कायदे से नहीं पढ़ेंगे, वैदिक ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे, स्मृतियों, संहिताओं और पुराणों को नहीं पढ़ेंगे, हमारे लिए बहुत जरूरी है। मेरे किसी साथी ने, हमारे कार्यकर्ता ने बताया कि उनके पिताजी ने केवल शिव पुराण के पहले 10 पाठ पढ़े और उन्होंने उसके बाद उसे पढ़ने की जरूरत ये नहीं समझी। वो इस सच्चाई पे पहुंच गए कि ये सिर्फ अनार्यों को, असुरों को और इस देश के मूल निवासियों को गुलाम बनाए जाने के लिए ये सब चीजें लिखी गई हैं। और इसीलिए शास्त्र पढ़ने से, इसीलिए शिक्षा ग्रहण करने से, इसलिए शास्त्रों का अध्ययन करने से और शास्त्र सुनने के लिए भी अनार्यों को भयंकर सजाएं, शूद्रों को भयंकर सजाएं दी जाती थी। वो सिर्फ इसलिए कि वो कहीं पढ़ लिख कर इन ग्रंथों की सच्चाई न जान जाए। तो मैं कहना ये चाहूंगा कि पहले आप बाबा साहब को और भारत की तमाम सुधारकों को पढ़ने से पहले, कोई भी अगर इस देश में सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं, आर्थिक परिवर्तन चाहते हैं, राजनीतिक परिवर्तन चाहते हैं, तो सर्वप्रथम आप ऋग्वेद और तमाम वेदों को, पुराणों को और हिंदू साहित्य को पढ़ें, उनके ग्रंथों को पढ़ें, तमाम स्मृतियों को पढ़ें, मनुस्मृति को पढ़ें, और तब आपके सामने अंबेडकर के लिखे साहित्य को समझना बहुत आसान हो जाएगा। ये मेरा आपसे निवेदन है। और इसके बाद हमारी लड़ाई बहुत आसान हो जाएगी। हमारे दिमागों को जो इन्होंने गुलाम बनाया है ब्राह्मणवाद के आधार पे,
ऊंच नीच के आधार पे हमारे दिमाग बिल्कुल साफ हो जाएंगे और हम प्रतिक्रांति करने में सफल होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर।